हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। कौन सा टॉपिक है ऑलरेडी आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो मैं भी शो कर देता हूं हमारी बुक बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे सर ये नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, पहली बात नोट्स की पीडीएफ की बता देता हूं। नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को, अगर आप लोग को मोबाइल व्यू चाहिए तो हमारी ऐप में एससीएम का सार करके बुक है, वो वहां पर केवल एप्लीकेशन कॉस्ट पर आप लोगों को अवेलेबल है, नो प्रॉफिट मोटो अगेन। यहां पर अगर आपको चाहिए सर हमारे को आपके कॉन्सेप्ट बुक, जो मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक है, उसका हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो वेबसाइट का डिटेल नीचे दिया हुआ है lpacma.com, वहां पर जाकर के आप ले सकते हैं। हमारी एंड्रॉइड ऐप का नाम भी lpacma ही है, तो आप लोग वहां से जाकर के प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड करके ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट बुक अगर मोबाइल व्यू चाहिए तो ऐप में मिलेगा। अगर आप लोगों को चाहिए प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट आप लोगों को प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस कुरियर चार्जेस, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप लोगों को मिल जाएगा। कहां पर? हमारी वेबसाइट पर। तो ये तो बात हो गई नोट्स की। बात कर लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग फ्रॉम द स्टार्ट टिल दी एंड पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आप लोगों के साथ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस मैक्सिमा एंड मिनिमा के। तो ये जो 3 क्वेश्चन है सर, ये कहां मिलेंगे? तो ये मिलेंगे जी आपको हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में। आप जाएंगे सीएमए फाइनल एससीएम में, वहां पर आपको आशुतोष लाटा कंटेंट मिलेगा। आशुतोष लाटा कंटेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक एडिशनल क्वेश्चन का टैब। एडिशनल क्वेश्चन के टैब फोल्डर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा क्वांटिटिव टेक्निक मई 2025 के नाम से आप लोगों को एक फाइल मिलेगी, क्यूटी मई 2025, जो कि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मई 2025 हो रहा है। तो क्यूटी मई 2025 के नाम से आपको एक फोल्डर, वहां पर एक पीडीएफ मिलेगी, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड नाउ। सो अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर पर। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है। क्वेश्चन नंबर 8A, जी हां, आप लोगों के जो पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका ए पॉइंट इसी क्वेश्चन से आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। मैं अगर यूं बात कहूं तो 4 अटेम्प्ट अब तक हमारे हो चुके हैं, आप लोगों के 23 के 2 और 24 के 2। तो यहां पर 4 अटेम्प्ट हैं, इन 4 में से 3 बार इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर चैप्टर कैसा है? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ी डिमांड थी इस चैप्टर को लेकर के कि सर ये वाले चैप्टर कंप्लीट करा दो, हमारे को मजे आ जाएंगे सर, मतलब हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर स्किप भी कर दिया, आज तक एक बार भी नहीं देखा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूं, और टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के रिविजन सेशंस के लिए। तो आइए दोस्तों, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां पर सबसे पहले किसका कर रहे हो आप? बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब आप मैक्सिमा मिनिमा को अप्लाई कर रहे हैं कहां पर? बिजनेस में। तो बिजनेस का मतलब क्या है बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बंदा, हर एक बंदा जानता है बिजनेस क्या है। बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, क्या ऑब्जेक्टिव रखते हुए कि हम लोगों को फ्यूचर में प्रॉफिट हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक एक बात ध्यान से सुनते हुए चलेंगे जो मैंने यहां पर लिखी है, और फिर आप लोगों को हर एक चीज समझाता हुआ चलूंगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है जी, आइए। The term business is defined any activity or enterprises enter into for profit। कोई भी एंटरप्राइज या कोई एक्टिविटी आप लोगों की हो रही है फॉर प्रॉफिट मोटिव से। सो whenever we talk about business application of something, it summarizes to profit making by firm through its activity। आपकी एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट कमाने की बात करेंगे। ठीक है जी। द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा रेफर्स टू, आप लोगों को पता है हम लोगों का टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लॉस को या कॉस्ट को मिनिमाइज करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बाय ए फर्म टू अचीव इट्स गोल और ऑब्जेक्टिव। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा को यूज करके क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट बिजनेस फर्म ऑलवेज अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट और मिनिमाइज देयर लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या चाहेंगे, बीइंग ए बिजनेसमैन, हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो और आप लोगों का लॉस जो है वो मिनिमाइज हो। Therefore, the whole traditional economic theory is developed on the basis of profit maximization या loss minimization पर ही आपकी कोई भी थियरी चलती है।
एज ए रिजल्ट मैथमेटिकल टेक्निक्स आर ऑब्जर्व टू बी यूज टू ग्रेट एक्सटेंट। इन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल टेक्निक यूज करेंगे आप लोगों के लिए। द फर्स्ट कंडीशन फॉर सच टेक्निक टू बी यूजफुल इज दैट इकोनॉमिक रिलेशन और फंक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन एलजेब्रिक। आपको दिख रहा होगा एलजेब्रिक, मैंने रेड पेन यूज किया, दैट मीन्स ये आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर लाइन का कीवर्ड फॉर्म विच इन टर्न डिमांड द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिफाइन द ट्रांसफॉर्म इनटू क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एलजेब्रिक फॉर्म का मतलब होता है जैसे अपन ए बी एक्स एंड ऑल ये यूज करते हुए हम लोग उसको यूज करेंगे आप लोगों के लिए, चाहे डिमांड फंक्शन हो, चाहे आपका कॉस्ट फंक्शन हो, चाहे आपका प्राइस फंक्शन हो, उन सबको एलजेब्रिक फॉर्म में यूज करेंगे। देयर कैन बी टू डिफरेंट सिचुएशन अंडर विच ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आर कैरिड आउट। दो सिचुएशन होगी जहां पर ऑप्टिमाइजेशन कैरिड आउट होगा। पहला अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्ट्रेंड मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट, कोई लोड नहीं है, कोई कांस्टेंट आपका पास नहीं है, और कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि कुछ लिमिट्स आप लोगों के साथ वहां पर हैं। अनकंस्ट्रेंड की बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां पर केवल सिंगल वेरिएबल होगा, और एक होगा मल्टीपल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये दो आप लोगों की टेक्निक है, ठीक है। इधर इक्वलिटी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, इक्वलिटी के साथ जहां पर आपका इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो मतलब आप कहते हैं ना कि x शुड बी इक्वल टू 2, तो वो वाला कवर होगा यहाँ इक्वलिटी। एक होता है इनइक्वलिटी, एक होता है स्टैटिक, एक डायनामिक। मैं आपको बता दूं ये वाले जो तीन है ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमको नहीं पढ़ने। हमको पढ़ने हैं तो केवल और केवल ये तीन, 1 2 और ये 3, ये तीन हमारे कोर्स में है, तो हम लोग केवल इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज फॉर बोथ टाइप ऑफ अनकंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। अनकंस्टेंट में दोनों तरीके में यूज होगा, एंड फॉर कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में इक्वलिटी कांस्टेंट वाले में यूज होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्निक विल नॉट बी यूज फॉर कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इनइक्वलिटी में यूज नहीं होगा, स्टैटिक में यूज नहीं होगा, और डायनामिक में यूज नहीं होगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, जहां पर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट जिन्होंने 11th-12th में बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर और आसान हो जाता है। बट मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स 11th-12th में पढ़ा तो था, बट उसको पास ही किया था केवल, मतलब आई वॉज द स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, मैं 11th-12th के टाइम पर बहुत 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 बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। एंड आई थिंक आई हार्डली स्कोर्ड 45 to 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो दैट्स वाई आई चेंज दिस सब्जेक्ट इन 12th क्लास। तो 11th में मैंने मैथ्स लिया, उसको चेंज किया, 12th में फिर मैंने इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि अपन अपनी औकात समझ गए थे। फिर उसके बाद में आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। दोस्तों यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मतलब क्या है, आप लोगों को कुछ टेक्निक्स यहाँ पर दी होंगी, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, सर डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों ने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आप घबराइएगा नहीं, आप लोग बस पेशेंस रखिएगा। वीडियो के एंड होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होगा, बट ऐसे बहुत सारे फेजेस आएंगे जब आपको लगेगा सर ये तो ऊपर से जा रहा है, हमारे ऊपर से जा रहा है, तो भी आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर गिवन बिलो। दोस्तों इनको मैं समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर 6 फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बट आप लोगों के एग्जाम में यूं मैं कहूं कि आप लोगों के लिए हम जो मेजरली जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो केवल 3 ही है। पहला, कई बार आपको x की पावर 3 इस तरीके से दिया होता है, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 3 है ना दोस्तों, जो पावर में है ये आपके आगे आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ फिर x लिखेंगे आप एज इट इज, और जो आपकी पावर थी उसमें आप 1 माइनस कर देंगे, तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3x की पावर 2। तो इसी तरीके से अगर कल को आपको क्वेश्चन में दे दे x की पावर 4, तो आप क्या लिखोगे, सर 4 आगे आ जाएगा, 4x की पावर 3। इसी तरीके से अगर x की पावर 5 दे दे तो क्या लिखोगे, सर 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 4। कल को आपके लिए यहां पर x की पावर -3 आ जाए तो ऐसे केस में आपका -3 आपका आगे आ जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा। सर -3 में 1 कम करेंगे ना तो सर 2 आएगा। मैंने कहा नहीं भाई, -3 में अगर आप -1 करोगे तो वो माइनस के 4 आएंगे, क्योंकि -3 ऑलरेडी माइनस में है, उसमें से आप 1 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या आना, 1
डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 दिया है। अब 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 दिया है, या मैं यूं कहूं आप लोगों को, ये जनरल मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को कोई चीज़ डिवाइड में है और उसकी पावर दी होती है ना, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। आपको पता है, अगर सपोज से आपको लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, तो आपको अगर ये डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है, अगर इसको आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -4। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी डिनोमिनेटर में अगर कोई पावर पॉजिटिव में है और उसको अगर आपको ऊपर लेकर के जाना है, तो वो माइनस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होएगा, सर 2 की पावर -4 है, तो ये आ जाएगा -4 आगे आ जाएगा, और ये 2 है तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -8। आप लोगों का सिंपली x के फॉर्म में बात कर लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये अगर x है, ये x है, तो आपने इसको x की पावर -4 कर दिया, तो आपके लिए क्या आएगा, -4 आगे आ जाएगा, x की पावर -5 हो जाएगा। अब x की पावर -5 हो जाएगा, तो अब आपको इसको वापस से डिवाइड में लेके जाना है, तो आपके लिए यही इक्वेशन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डिफरेंशिएशन होगा 2 डिवाइडेड बाय -4 x की पावर +5। आप ये मत करने बैठ जाना कि नीचे के नीचे ही उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, अगर आपको इक्वेशन x की पावर n दे दे, n इज ए नंबर जो कुछ भी हो सकता है, आपका 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो हमको क्या करना है, n को आगे लेके आना है, x लिखा और आपकी पावर में n-1 कर दिया। ये आपका उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर n का। अब आइए, आपका फॉर्मूला नंबर 1 डन है, और ये फॉर्मूला नंबर 1 जो है ना, ये बहुत काम आएगा आप लोगों का। तो अगर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू फंक्शन x, और वो है आपका x की पावर n, देन इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन x क्या हो जाएगा, n की पावर x x की पावर n-1। जैसे कि अगर x की पावर 4 दे रखा है, तो आप इसको 4 को आगे ले आएंगे, तो 4x मल्टी की पावर 4-1, तो हो जाएगा 4x की पावर 3। x माइनस का 4 है, तो अभी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, माइनस का 4 आगे आ जाएगा, और x की पावर -5 हो जाएगी, क्योंकि माइनस के 4 में से अगर आप माइनस करोगे 1, तो वो -5 होगा। आपको दे रखा है 1200 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ है उसको न्यूमरेटर में लाना है, तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 1200 x की पावर -3। अब आप x की पावर -3 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1200 x की पावर -3 है, तो -3 आगे आ जाएगा, और x की पावर -4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1200 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3600, और x की पावर -4 एज इट इज़। अब आप इसको चाहो तो -36 ऊपर लिख दो, x की पावर -4 जो है उसको नीचे लेके जाना है, तो वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अगर कल को आपको इक्वेशन के अंदर x दे दें, ओनली x मतलब, जैसे कि आपको कई बार तो क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे देता है 4x की पावर 4, कई बार ऐसे देता है ओनली 4x, तो ये 4x की पावर 4 को तो आप क्या करोगे, 4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और x की पावर हो जाएगी 3। इसको तो ऐसे कर दोगे। लेकिन अगर आपको x के अंदर पावर कुछ नहीं दी हो, तो इसका मतलब आपको पता है वो पावर 1 होती है, तो वैसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसे भी वही आएगा। तो यहां पर आप लोगों को इसमें x की वैल्यू माननी है 1, और 1 मानोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है। कई बार आपको यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन में आपको दे रखा है k इज ए नंबर, मतलब कि 2। अब आपको अगर केवल 2 है, उसके साथ x नहीं है, x की पावर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको उसको इक्वलेंट टू 0 मानते हुए चलना है। अब मैं आप लोगों के साथ एक पूरी इक्वेशन और उसका डिफरेंशिएशन करना बताता हूँ। कल को सपोज से आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2x² प्लस 4x प्लस 10, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। अगर इस कॉस्ट फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, आगे चल करके मैं बताऊंगा कि अगर आप कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर आप कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो तो वो आपके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आता है। क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप जैसे ही एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। सेम चीज आपके टोटल रेवेन्यू में है, अगर आपने टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो वो मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। इसके कैसे होगा, तो इसका हो जाएगा साहब आपका, ये आपके लिए हो जाएगा MC, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही होता है,
2x², तो 2 आपका आगे आ जाएगा तो क्या होगा, ये 2x यहां पे आएगा, आगे आ जाएगा तो 2x की पावर 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 4x है, x की पावर में कुछ भी नहीं है तो ये ओनली 4 आएगा। और आपके लिए +10 के साथ क्या कोई आप लोगों के लिए यहां पर कोई भी किसी भी तरह का कोई अल्फाबेट है? नो सर, नहीं है। तो यहां पर ये आपके लिए हो जाएगा 0। इक्वेशन से क्या समझ में आया? अगर x की पावर n दे रखी है जैसे कि पहली वाली इक्वेशन में, तो हमने क्या किया, n x की पावर n-1 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4x प्लस 4x दिया हुआ था तो 4x के अंदर इसका मतलब हो गया x की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा आपका 4 और 0 है, तो इसका मतलब इसकी मार्जिनल कॉस्ट जब आप बनाएंगे तो वो बनेगी 4x + 4। उम्मीद करता हूं कि तीनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर 3 फॉर्मूले आप लोगों को समझाए। पहला फॉर्मूला जब आपको x की पावर कुछ दे रखी हो, दूसरा फॉर्मूला जब आपको केवल x दे रखा हो, दैट मीन्स उसकी पावर में कुछ नहीं दे रखा हो, और तीसरा आपको k दे रखा हो, दैट मीन्स k आपको k नहीं लिख के देगा, वो आपको यहां पर लिख के दे दिया सपोज से 5। तो आप जब इसका 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका n x की पावर n-1, ये x है तो ये आ जाएगा आपका x को हम लोग 1 मानेंगे और 5 है तो इसको हम लोग 0 मानेंगे, मतलब अगर नंबर में है तो उसको 0 मानेंगे। ये 3 फॉर्मूला ही यहाँ पर बेसिकली आपके साथ काम आने वाले हैं इस चैप्टर में। इन 3 के बाद के जो 3 फॉर्मूला है वो बस आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझाने के लिए है, बाकी यूज नहीं आएंगे अनटिल अनलेस इंस्टीट्यूट कोई बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन उठा करके लेके आ जाए बाहर से कहीं से, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद के जितने भी मैथ में क्वेश्चन दिए हैं उनमें एक भी जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो ये x की पावर n समझा दिया, x समझा दिया, k समझा दिया। कई बार आपको e की पावर x दे देता है, e इज ए एक्सपोनेंशियल। अगर आपको e एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है और उसकी पावर x है तो आप लोगों को उसमें कोई चेंज नहीं करना, उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही हो जाएगा। अगर e की पावर kx है और आपको पता है k इज ए नंबर, तो वो k आपका आगे आ जाएगा तो ke, लेकिन आपको पता है हम लोग नंबर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा क्योंकि ई के केस में कोई माइनस नहीं है, तो kx एज इट इज आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, e की पावर kx दिया हुआ है, kx का मतलब हो गया यहां पर आपका ये है जी 4, k इज ए नंबर, k इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आपका आगे, e एज इट इज आप लिखेंगे, और यहां पर हम लोग 4-1 करते हैं, लेकिन वो यहां पर e के केस में नहीं करेंगे, ये 4x एज इट इज आएगा। मतलब अल्टीमेटली कुछ भी चेंज नहीं आया, बस केवल और केवल ये जो 4 है ना आपका, ये आपका जो 4 है, इस 4 को हमने आगे प्लेस कर दिया, दैट्स इट। बाकी पूरी की पूरी एज इट इज e की पावर 4x, ये तो एज इट इज हमने उठाया ही है, ये तो एज इट इज लिया है बस। तो ये हो गया आपका। कल को अगर आपको log x दे दे तो उसके केस में आप लोगों को 1/x करना है, वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिफरेंशिएशन हमने सीखे। अब हम लोगों को 3 अलग अलग चीज़ें करनी है, आपको बताया मैंने। सिंगल वेरिएबल के केस में अनकॉन्स्टेंट क्या रहेगा वो, मल्टीपल वेरिएबल के केस में अनकॉन्स्टेंट क्या रहेगा वो, और सिंगल इक्वलिटी के केस में क्या रहेगा वो। तो अनकॉन्स्टेंट जिसे हम लोग मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन या अनबाउंड मैक्सिमा टेक्निक भी बोलते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। तो दिस टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अनबाउंड मैक्सिमा टेक्निक। एज मेंशन्ड अबाउट देयर कैन बी 2 डिफरेंशियल सिचुएशन इन्वॉल्विंग आइदर या तो सिंगल वेरिएबल होगा या आपका मल्टीपल वेरिएबल होगा। पहला केस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आपको क्वेश्चन में केवल x ही दे रखा है तो ये हो गया सिंगल वेरिएबल। एक आपको x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, तो वो हो जाएगा मल्टीपल वेरिएबल। व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन एन एल्जेब्रिक फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब आप लोगों का टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है तो वो, या आपका कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट, तो वो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है और हैविंग सिंगल फंक्शन, और उसमें केवल एक ही फंक्शन है। एंड नो कॉन्स्टेंट आर इम्पोज्ड, नो कॉन्स्टेंट आर इम्पोज मतलब कि कोई भी कंडीशन आपको नहीं दे रखी, बस आपका तो काम केवल ये है कि मैक्सिमाइज कर दो सब या मिनिमाइज कर दो। देन कैलकुलस अप्रोच ऑफ डेरिवेटिव इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन। द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आर 2-fold गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, वहां पर आप लोगों का अगर सिंगल वेरिएबल के केस में है तो ऐसे केस में आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना है। ये कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये कंडीशन याद होगी तो ही आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। क्या, 2 तरह की कंडीशन का नाम दिया गया है। पहला होता है नेसेसरी कंडीशन और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग बेसिकली कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगी तो हम कह देंगे मैक्सिमा टेक्निक है, मैक्सिमा फुलफिल हो रहा है। जैसे कि
द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आप लोग जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे जिसका डेरिवेटिव निकाला, जैसे अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 2x की पावर 4 प्लस x प्लस 4x प्लस 10, ये मैंने इक्वेशन दी थी। इसका जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या होगा सर, वो हो जाएगा आप लोगों के लिए 2 × 4 तो 8, x की पावर 4 की जगह हो जाएगी 3 प्लस 4x है तो वो x आपका कांस्टेंट है तो हो जाएगा 4। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 8x की पावर 3 प्लस 4 ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये अगर 0 होना चाहिए तो क्या आप इससे x की वैल्यू निकाल लोगे क्या? इजीली निकल जाएगी। कैसे सर? सर आप देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया 8x की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। और अब आप यहां पर 8 को अगर उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका -2 सॉरी -0.5। और अब आप इसका क्यूब, इधर क्यूब है तो आप लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का ही आता है। मैं भाई साहब कौन से पेज में हूँ, क्या हो रहा है? हाँ, तो ये हो गई जी बात, क्लियर है। इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे अगर आप इज इक्वल टू रखोगे तो इससे आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंगल वेरिएबल का केस है, ध्यान रखिएगा, सिंगल वेरिएबल का केस है। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन। जैसे अभी हमने x की वैल्यू निकाली ना, रिटर्न अबव इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू, उसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे जो x की वैल्यू आएगी। दिस साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज चेक्ड बाय पुटिंग क्रिटिकल वैल्यू इन इट। अब हमको क्या करना है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसको हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है क्रिटिकल वैल्यू डालने से। एट द वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू डाल करके हम लोग क्या करेंगे, उसका साइन चेक करेंगे। सब्सिक्वेंटली डिसीजन रिगार्डिंग मैक्सिमम और मिनिमाइज टेकन एज पर सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया दोस्तों, आप लोगों को यहां पर क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने निकाला था ना, उसमें आप x की वैल्यू डाल करके पुट करो। अब आपने जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कितना आया था सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था हमारा 8x की पावर 2 प्लस 4। अब इसमें आप सपोज आपकी x की वैल्यू आ रही है, अब इसमें आपकी x की वैल्यू आई सपोज से, लेट्स से हम लोगों ने इसकी x की वैल्यू आई -2, तो ये क्या हो गया 8 -2 का स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास सर, -2 का स्क्वायर मतलब कि -2 उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा +4, +4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 36। और इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ये जब आप x की वैल्यू डाल करके आप सॉल्व करेंगे तो अब आपने इसका क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। 36 है, 36 क्या है, ओनली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के केस में आपके उसका क्या रहेगा सर, उसकी वैल्यू हो गई 0, उसकी वैल्यू हो गई 0 क्योंकि ओनली कांस्टेंट है। तो अगर ये आपका 0 से कम है, 0 से कम है तो इसका मतलब आपका मैक्सिमा एप्लीकेबल है। मतलब 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आती है आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या मैं इसका एक क्वेश्चन करा ही दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो अगर ये लेस देन 0 है तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अगर ये मोर देन 0 है तो हम कहेंगे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो हम ये कहेंगे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। सच ए पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है रेफर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसका मतलब हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको क्या करना है, देखना है। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आप लोगों की स्क्रीन पर नहीं रखा है, बट मैं आप लोगों के साथ उसकी इक्वेशन डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए कि सर ने जो सिखाया अभी हमको सिंगल वेरिएबल वाला केस, वो सिंगल वेरिएबल वाला केस हमको समझ में आ जाए। आइए जी, हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा बुक के अंदर, ठीक है, मैं आपको इसको डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला आपके स्टडी मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड राइड्स पर डे ऑफ रोलर कोस्टर राइड इन एन एंटरटेनमेंट पार्क इन वन ऑफ द मेट्रो सिटीज इज गिवन बाय इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखी है, Q इज इक्वल टू -450p प्लस 41,500।
और यहां पर इसने कहा जो P है, P इज योर प्राइस, P इज योर प्राइस। ये इक्वेशन दे रखी है। व्हाट प्राइस शुड हैव बीन चार्ज टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिमांड दे रखी है। ये है डिमांड, क्यू मतलब डिमांड है। ये आपको क्यू मतलब डिमांड है, डिमांड बोलूं या क्वांटिटी बोल दूं एक ही बात है। तो आपको यहां पर क्वांटिटी की इक्वेशन दे रखी है, आपको प्राइस के लिए बोला है कि प्राइस इज P। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग इसमें प्राइस फंक्शन में निकाल देंगे। साहब प्राइस फंक्शन बता दो आपका, तो प्राइस फंक्शन हम लोग यहां पर निकाल देंगे, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइस का भी फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं जस्ट एक सेकेंड यस गाइस, सो अब आप लोगों के पास यहां पर क्या है, आपको क्वांटिटी दी हुई है। आपको क्या चाहिए सर, मैक्सिमाइज करना है हमको रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। अब रेवेन्यू कैसे आएगा सर, ऑब्वियस ही बात है ना यार। आप लोग सेल्स कैसे निकालते हो सर, सेल्स आता है हमारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हमारी प्राइस। तो क्वांटिटी की इक्वेशन आपको दे रखी है और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि प्राइस जो है वो है आपकी P। तो इसका मतलब अगर आपको क्वांटिटी आपके पास है, क्वांटिटी एरी क्या है, माइनस का 450 P प्लस 41,500, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। और आपको अगर इसके सेल्स रेवेन्यू चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा P से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल्स आ जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर, माइनस का 450 P को P से मल्टीप्लाई करोगे तो P स्क्वायर प्लस 41,500, ये आपके लिए हो जाएगा रेवेन्यू। अब आपको क्या है, क्वेश्चन ने कहा आपको अपना रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका निकालूंगा जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर आप लोग इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू योर प्राइस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू प्राइस किसका, आप लोग निकाल रहे हैं किसका, आपकी जो रेवेन्यू है उसका। कितना आएगा सर, आप खुद सोच के ध्यान लगा के सोचो। आशुतोष सर ने अभी आपको समझाया था कि जब भी आपको x की पावर n दे रखा हो तो वो होगा n x की पावर n-1। तो यहां पर p का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर वाला 2 है वो आएगा फ्रंट में, तो आ जाएगा आगे आ जाएगा। तो माइनस के 450 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 900। और p की पावर क्या होगी सर, 2 में से 1 लेस करोगे तो p की पावर 1। अब p की पावर 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। यहां सॉरी, इसके अंदर भी तो 41,500 P आएगा। और अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको मैंने कहा था कि अगर आपको कभी भी x दे रखा है ओनली और x की पावर कुछ नहीं दे रखी तो इसका मतलब x क्या है 1। अगर 41,500 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 41,500, और इसे आप बोलोगे आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और एज पर नेसेसरी कंडीशन अगर आप लोगों को बोला जाए तो नेसेसरी कंडीशन क्या थी, मैंने कहा था आपको नेसेसरी कंडीशन याद होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोगों को यहां पर चेक करना है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इसके इक्वल टू को 0 के इक्वल मानना है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो आपके बन के आया उसको आपको 0 के इक्वल मानना है। अब 0 के इक्वल मानना है तो मतलब क्या होगा सर, माइनस का 900 P प्लस का 41,500 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, माइनस के 900 P को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो मेरे को इन शॉर्ट क्या पता चलेगा सर, 900 P इज इक्वल टू 41,500। क्लियर है, क्योंकि अगर मैं 41,500 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो वो माइनस होगा, इधर भी माइनस उधर भी माइनस। मतलब आप इसको कैसे करोगे, माइनस का 900 P प्लस के 41,500 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 41,500, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 900 P इज इक्वल टू 41,500। P की वैल्यू आ जाएगी इससे, P की वैल्यू आ गई, कितनी आई 41,500 डिवाइडेड बाय 900, तो आएगा 46.11। अब ये एज पर नेसेसरी कंडीशन मैंने मेरी P की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि क्या इस पर मैक्सिमाइज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एज पर सफिशिएंट कंडीशन ये था कि जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अगर वो 0 से कम आता है तो मैक्सिमा एप्लीकेबल है, अगर वो 0 से ज्यादा आता है तो आप कह देंगे कि यस मिनिमा एप्लीकेबल है, और अगर वो इज इक्वल टू 0 आता है तो आप कह देंगे कि ना साहब ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर मुझे ये बोला जाए कि माइनस के 900 P और प्लस का 41,500 जो कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका सेकंड ऑर्डर, ये क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है,
अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, मेरे को भाई साहब जो आपका फर्स्ट ऑर्डर था उसी का वापस निकालें, तो आपके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, आप देखो माइनस का 900p, मतलब कि अब केवल मेरे पास p की पावर में कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 900 प्लस का 41,500 ओनली कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो अल्टीमेटली यहां इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 900। और क्वेश्चन ने कहा था क्या माइनस का 900 0 से कम है, आंसर है यस, माइनस का 900 0 से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके यहां पर मैक्सिमा एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एट द प्राइस ऑफ 46.11 आपके लिए मैक्सिमा अवेलेबल है, तो आप लोगों का रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा अगर आपकी प्राइस 46.11 है तो। वंस अगेन एक बार वापस से सुन लीजिएगा मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, आप लोगों का जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैंने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, मैंने रेवेन्यू का सबसे पहले तो एल्जेब्रिक फॉर्म बनाया, मेरे पास यहां पर क्वांटिटी थी, क्वांटिटी को मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 900p इज इक्वल टू 41,500। एज पर नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसको इक्वल टू 0 मानना है, इक्वल टू 0 मानने के साथ आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, सिंगल वेरिएबल केस है आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को अब p की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या p की वैल्यू पर हमारा मैक्सिमा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, ये चेक करने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अब उसका जो आप लोगों के जो टोटल रेवेन्यू था उसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो पाया कि माइनस का 900 आएगा। क्या ये 0 से कम है? ऑब्वियस सी बात है सर, माइनस है तो 0 से कम ही होगा ना, क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये सब तो क्या है 0 से ज्यादा, लेकिन माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ये है 0 से कम। तो ये अगर आपका इस जगह पर फॉल कर रहा है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, अगर इस जगह पे फॉल कर रहा है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और डॉट 0 के बराबर अगर यही वैल्यू मेरी माइनस का 900 की जगह 0 आती तो दैट मीन्स ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो ऐसे केस में आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस। वैसे ऑल्दो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, रिवीजन सेशन में अगर मैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस आप लोगों को समझाऊंगा ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो केस है ना इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंड में जाकर के समझाऊंगा, या चलिए समझा देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस आप लोगों को एग्जाम में बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, अगर फिर भी मिलता भी है तो आप लोगों के लिए बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। ये तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का केस आता है तो आप लोग उसके क्वेश्चन को सबसे एंड प्रायोरिटी पर बना करके चलिएगा। क्या है अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे अभी तक केवल आपके पास क्वेश्चन में केवल p ही एक वेरिएबल था, आपकी इक्वेशंस में केवल p ही एक वेरिएबल था, सेम इस तरीके से आपका p भी दे दे q भी दे दे, मतलब सर q तो दिया था तो मैंने कहा q आपके इज इक्वल टू में था, यहां पर आपको यही 900 p प्लस 14,500 s ऐसे दिया होता तो ऐसे केस में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन इन एल्जेब्रिक फॉर्म इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है p, s भी आ गया तो एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए, and no constant are imposed, then approach towards optimization of objective function through takes help of differential calculation but is not exactly same as used for the case of single independent variable. In fact, measurement of independent impact of one variable is not possible. एक के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों अपने आप में इंपैक्ट डालेंगे कि भैया p की वैल्यू अलग आएगी, q की वैल्यू अलग आएगी, फिर उन दोनों को p की वैल्यू अलग s की वैल्यू अलग, तो उसके हिसाब से हमको देखना होगा विदाउट अज्यूमिंग द अदर वेरिएबल रिमेन अनचेंज्ड। आप जब तक एक को अनचेंज्ड मानते हुए आगे नहीं बढ़ते तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या करना होगा, यहां पर ये मानते हुए चलना होगा कि p अपने आप में कांस्टेंट है तो आप s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और s कांस्टेंट है फिर आप p की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये मानते हुए आपको चलना है। फिर उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन सेम लॉजिक मैथमेटिकली विच इज एक्सप्लेन बिलो। सेम लॉजिक रहेगा मैथमेटिकली तो, बट आपको क्या मानते हुए चलना है, मतलब दिख रहा है हमें दिख रहा है कि 900p प्लस 14,500 s है, बट ये मान के चलना है ये s आपको दिया ही नहीं है, आपको ये s नहीं दिया, आपको ये s कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये भी नंबर है, तो ये भी नंबर है तो हम फिर केवल किसका करेंगे, अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो हम निकालेंगे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू s। तो
तो ऐसे केस में हम लोग s को तो मान लेंगे कि भैया ये तो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ओनली 900। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट को तो हमको क्या मानना है, जीरो मानना है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक को कांस्टेंट मानते हुए एक की वैल्यू निकालेंगे और एक को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। क्लियर है? ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, आप लोगों का फिर भी रिवीजन में बहुत अच्छे से कवर अप, अच्छा पार्ट कवर करवा दूंगा मैं। इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑल द अबव फॉर्मूला और रूल होल्ड गुड। रूल होल्ड गुड का मतलब जो ऊपर है वो तो सारे के सारे सेम रहेंगे ही रहेंगे, विद द एक्सेप्शन एज बिलो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। क्या? व्हेन वी डिफरेंशिएट फंक्शन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन y इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। जब हम लोग आपका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम मानेंगे कि y कांस्टेंट है। एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट फंक्शन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y देन x इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे। कैसे? एग्जांपल, सम एग्जांपल आर, इफ आपको फंक्शन दे रखा है एक्स वाई, अब एक्स वाई दे रखा है तो अब होने को तो यहां पर क्या है, दो हो गए। लेकिन हम क्या मानेंगे, आपके यहां पर अगर मैं यहां पर एक्स को एक्स इज 1, वाई विल बी कांस्टेंट, तो हम वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई वाई, तो ये हो जाएगा वाई। तो जब आप फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वाई। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए क्या किया है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, तो वाई को कांस्टेंट माना है। वाई को कांस्टेंट मानोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका वाई को मानो आप सपोज से 2, तो ये क्या होगा सर 2x, और 2x के केस में हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है, 2 ही तो निकल के आती है। तो हमने क्या किया, आपको यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सपोज से आपको यहां पर क्वेश्चन निकल के आता है एक्स वाई, तो आपको x को कांस्टेंट मानना है। अब आपको यहां पर अगर आप यहां पर बात करें विद रेस्पेक्ट टू x है तो y को कांस्टेंट मानोगे। y को कांस्टेंट मानोगे अगर उस केस में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी सर, आपके पास वैल्यू आ जाएगी केवल y। एज वैल्यू ऑफ x इज 1, क्योंकि x की वैल्यू तो केवल 1 होती है। x की वैल्यू क्यों, क्योंकि x की पावर तो कुछ है ही नहीं ना। आपको पता है मैंने, x की पावर n अगर होता है तो n x की पावर n-1 होता है। लेकिन अगर x अकेला है और y आपका कांस्टेंट है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, केवल x ही तो वैल्यू होगी। y कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया सर, y का मतलब हो गया जी आपका सपोज से 10 है, आप अगर 10x लिखोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे सर, 10 बोल दोगे। इसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10। तो जब हमने y को माना ही कांस्टेंट है, तो y को कांस्टेंट माना है, दैट मीन्स हमने y को 10 मान लिया, नंबरिंग दे दी। तो अल्टीमेटली हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके लिए x की वैल्यू तो 1 है ही, क्योंकि x तो आपका एक ही है, उसकी कोई पावर ही नहीं है। सेम चीज आपके इसके रेस्पेक्ट में होगी। आपको अगेन क्लियरिटी आएगी। x की पावर a और y की पावर b दे रखी है। व्हेन a एंड b आर कांस्टेंट, मतलब कि अगर सपोज से मैं यहां पे बोलूं, ध्यान से सुनना है आप लोगों को, x की पावर a का मतलब है सपोज आपको x की पावर 2 और y की पावर 3 आपको दे रखी है। अब ऐसे केस में अगर आप यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो आपको y को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। y को आप कांस्टेंट मानोगे तो क्या होगा साहब, सर y को कांस्टेंट मानना है तो 3 की पावर 3 दिया हुआ होगा यहां। तो सपोज से y को कांस्टेंट मानेंगे तो 3 की पावर 3, और x की पावर 2 के ऊपर अपने को वर्किंग करनी है, तो 2x की पावर 2 - 1, और y कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा y की पावर 3। तो आप यहां देखोगे a आपका आगे आ गया, जो a था x की पावर में जो a था तो वो हमने 2 आगे ले लिया, x की पावर a - 1 हो गया तो a - 1, और y की पावर b एज इट इज आ जाएगा। तो सेम इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर आपको फंक्शन ax + bx दे रखा है, ax + by, तो आपको पता है कि हमको यहां पर क्या मानना है, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो b अपने आप में ऑलरेडी कांस्टेंट है, y अपने आप में ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो ax को ही सॉल्व करना है, और विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो आपको केवल by को ही सॉल्व करना है, और उस केस के अंदर आपकी वैल्यू a और b रेस्पेक्टिवली आ जाएगी। मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दे रखी है 3x + 4y, अगर आप विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो y को क्या मानोगे, कांस्टेंट। अब y को अगर आपने कांस्टेंट मान लिया तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों, y भी कांस्टेंट और 4 अपने आप में कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट 0 हो जाएंगे। 3x को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तो आपकी क्या आएगी 1, तो आपके लिए क्या हो जाएगा 3 + 0, तो अल्टीमेटली 3 आ जाएगा। और यहां 3 क्या था सर, 3 था आपका a हो जाएगा। अगर आप विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो आपको x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो उस केस में 4 आ जाएगी वैल्यू, तो ये आपका b। ऐसे सॉल्व होगा
और अगर आपको फंक्शन दे रखा है कुछ इस प्रकार से a अंडर रूट एक्स बी अंडर रूट वाई, देन a और b अगर आपके कांस्टेंट है तो आपको पता है x को अंडर रूट बोलूँ या x की पावर 1/2 बोलूँ एक ही बात है, b y अंडर रूट बोलूँ या y की पावर 1/2 करूँ एक ही बात है। मतलब आपको पता है ना, आप चाहे 9 को अंडर रूट में लिख दो चाहे 9 की पावर 1/2 कर दो, एक ही बात होती है। नाउ वी कैन सॉल्व इजीली बाय यूजिंग अबव रूल। अब आपको ये वाला रूल यूज फॉलो करके आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपको सॉल्व करना है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद में अब आपके पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी जीरो। हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो मानेंगे, फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में भी और वाई के रेस्पेक्ट में भी। माना तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल आर मोर तो पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल शुड बी जीरो। अगर 3 वेरिएबल है तो x की भी जीरो, y की भी जीरो, z की भी जीरो। फ्रॉम द अबव इक्वेशन क्रिटिकल वैल्यू x और y की क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि x और y क्या है। इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट a और b डिटरमाइन हो जाएंगे। तो यहां पर वैल्यू ऑफ x को हम a मानेंगे, वैल्यू ऑफ y को हम लोग b मानेंगे। जो हमारे पास हमने क्या किया, सिंपली पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने पहले इनके डिफरेंशिएशन करे थे। पहले वाले केस में सिंगल वेरिएबल में तो डिफरेंशिएशन करा, इजीली हो गया क्योंकि सिंगल वेरिएबल था। लेकिन यहां पर हमारे डबल वेरिएबल है तो ड्यूल वेरिएबल है, तो हम लोगों को इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मानेंगे कि y कांस्टेंट है, और जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मानेंगे कि x कांस्टेंट है। फिर उसके अलावा बाकी के सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। तो हमने इनके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिए। अब इससे क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास एक बार तो x का किया तो उसके साथ कुछ वैल्यू आई होगी, एक बार y का किया तो उसके साथ कुछ वैल्यू आई होगी। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसमें x वाली वैल्यू को जीरो मान करके x की वैल्यू निकाल लो, y वाले को जीरो मान करके y की वैल्यू निकाल लो। अब जो x की वैल्यू आई उसको a मानो और जो y की वैल्यू आई उसे b मानो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने एक और फॉर्मूला बताया, अब सफिशिएंट कंडीशन चेक करने के लिए बोला है। तो सफिशिएंट कंडीशन आप चेक करोगे तो आपको क्या करना है, आप यहां पर फंक्शन x का वापस से डेरिवेटिव करोगे, फंक्शन y है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, और यहां एक्स वाई का एक फर्दर वापस से इस x और y की वैल्यू पुट करके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जाएगा। और दोस्तों ये कैलकुलेशन आप लोगों का न्यूमेरिक वैल्यू x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b मानना है। अब अज्यूम आपको यहाँ पर इसके जो फंक्शन निकाले हैं आपने, फंक्शन x एक अलग, x y अलग, फिर f y y अलग, c, फिर आपको वैल्यू ऑफ d निकालनी है a c माइनस b का स्क्वायर। फिर अगर ये जो d की वैल्यू अगर ये 0 से ज़्यादा है तो लोकल मैक्सिमा है आपका, अगर ये आपकी d का 0 से ज़्यादा है, एंड इसके बाद में एक और कंडीशन आपको चेक करनी है कि a और c पॉजिटिव में है तो लोकल मैक्सिमा, a और c नेगेटिव है तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। और अगर ये d 0 से कम है तो आपका सैडल पॉइंट, d इज इक्वल टू 0 है तो टेस्ट फेल। और इस तरीके से आप लोगों का ये सम रहेगा। तो मैं आपको बता दूं बहुत लेंदी हो जाता है एग्जाम सेंटर पर, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वाला सम बहुत फास्टली लिया है। बहुत फास्टली इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में भी इतना नहीं आएगा, एग्जामिनर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो सही होने के चांसेस भी, एग्जाम सेंटर पे प्रेशर रहता है, चांसेस भी कम है, एज वेल एज यहाँ पे बहुत लेंदी भी जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये पहले बीच में ना कराना चाह रहा था, बट लेकिन बच्चे, मुझे पता है बच्चे बोलते सर जो चीज़ फ्लो में है उसको फ्लो में कंप्लीट कराओ। मैंने कहा ये लो कंप्लीट करा लिया। अभी तक का आप लोग ये मान के चलो आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो सीखा है सिंगल वेरिएबल वाला, आप ध्यान रखो सिंगल वेरिएबल वाला ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इफ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन डिमांड एंड कॉस्ट, आपको डिमांड दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट व्हिच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होता है जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। इफ फर्म इज सपोज टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमाइज, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म मे बी मैनी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिस्ट अज्यूम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। होने को तो ऑब्जेक्टिव बहुत हो सकते हैं साहब, मैं तो दुनिया का भला करने आया हूं, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स कहती है कि भैया मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वही आपका सोल ऑब्जेक्टिव है। तो लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम, आपके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका क्या लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब क्या क्वांटिटी है और उसकी क्या प्राइस है, ये आपको कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट कहलाएगा और वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको क्वांटिटी और आपकी प्राइस वो दोनों निकालनी होगी। लेकिन अब इसके अंदर पॉइंट आता है सर कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा क्या। तो देखो दोस्तों यहां पर हम लोग एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को भी जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट बना कैसे होगा, तो मैं आपको कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले रेवेन्यू को देख लेते हैं।
ऑल्दो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में रेवेन्यू समझाया, रेवेन्यू का जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। द रेवेन्यू इज डिफाइंड एज मनी अर्नड बाय सेलिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। रेवेन्यू का मतलब है जितनी क्वांटिटी आप बेचोगे उससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू है। मोर प्रिसाइसली इट शुड बी नोन एज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू है। रेवेन्यू इन्वॉल्व 3 इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट है हमारे। टोटल रेवेन्यू जो कि आएगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से। एवरेज रेवेन्यू आपको पता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करोगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू। आपको पता है टोटल रेवेन्यू में अगर मैं क्वांटिटी का डिवाइड लगा दूंगा तो एवरेज आएगा। तो ये रहा टोटल रेवेन्यू, इसमें क्वांटिटी का डिवाइड लगा दो तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, तो बच गया केवल प्राइस ही तो बचेगा। तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू, ऑलमोस्ट आप लोगों की बात करूं तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब होगा आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और आता है एक मार्जिनल रेवेन्यू जो कि होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। दस टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस को x से, x इज योर क्वांटिटी, तो प्राइस को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा सर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय x से आता है आप लोगों का, प्राइस मल्टीप्लाई बाय x से आप लोगों के आएगा रेवेन्यू, उसमें अगर आप क्वांटिटी का डिवाइड लगा दोगे तो एवरेज आ जाएगा। और ये एक लाइन मैंने वापस से लिख दी, तो आपने प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जिसे हमने x माना है, अगर उसमें आप अपनी क्वांटिटी का डिवाइड लगाओगे तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एंड में केवल प्राइस ही। ये आपका एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि कई बार क्वेश्चन बोल देता है एवरेज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो कल को ऐसे केस के अंदर हम लोग एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हैंस एवरेज रेवेन्यू कैन बी टर्म्ड एज प्राइस और वाइस वर्सा। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज सेम एज डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब देखो, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ, देखो भाई साहब हम तो हिंदी माध्यम वाले आदमी, हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत आय। और अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये है दोस्तों, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट, सर बता तो हिंदी में रहे हो, मैंने कहा ये मेरी इंग्लिश है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से जो आपको पैसा आता है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। मतलब कि आपने 100 यूनिट बेची आपके 10,500 की, आपने 101 यूनिट बेची 10,700 की, तो ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेची है, इसको एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने में जो 200 रुपये आपने कमाए, ये 200 रुपये आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से। इन अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट, एक आउटपुट एक्स्ट्रा बेचने से वो। और मार्जिनल रेवेन्यू इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट। अब आउटपुट के रेफरेंस में आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हैंस मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मैथमेटिकली रेवेन्यू को एक्सप्रेस किया जाता है फंक्शन ऑफ आउटपुट से, आर इज इक्वल टू फंक्शन एक्स। तो ये वाली चीज आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखेंगे d/dx, और यहाँ x क्या है, क्वांटिटी है, इसे बोलते हैं आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों की क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, d/dx किसका कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू का, ये किया। अब इसके बाद में आपकी इक्वेशंस जो आपने टोटल रेवेन्यू की बताई थी उसका डिफरेंशिएशन निकाल देना, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेम वही कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का। आपको एवरेज कॉस्ट सेम उसी तरीके से निकालनी है जैसे बताई गई है। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे तो आप लोगों का मार्जिनल कॉस्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा आप लोगों का टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल बोथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज expressed as function of output in order to know its behavior. Different level of output produce capacity production. तो डिफरेंट लेवल आप लोगों का रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो C इज इक्वल टू एफ एक्स इज मैथमेटिकल वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ये आपका C आप लोग का कॉस्ट है, फंक्शन x के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा तो कॉस्ट है। प्रॉफिट कैसे आता है आपको पता है, टोटल कॉस्ट को लेस करना है टोटल रेवेन्यू में से, तो इट इज द रेजिडुअल आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये पाई का साइन आप लोगों के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, टी प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। और टी आर क्या होगा सर, एवरेज रेवेन्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और एवरेज कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन शॉर्ट एक्स को कॉमन ले लो तो ए आर माइनस ए सी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आ जाएगा आपका। एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट में एक्स का डिवाइड लगाओगे तो आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट क्या होता है, टी आर माइनस टी सी डिवाइडेड बाय एक्स, और टी आर में एक्स का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आएगा एवरेज रेवेन्यू, टीसी में एक्स का डिवाइड लगाओगे तो आएगा एवरेज कॉस्ट। तो इन शॉर्ट एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट लेस करोगे तो वो।
मार्जिनल प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ध्यान से सुनना है, अब यहां से चीजें बनेगी आप लोगों की। मार्जिनल प्रॉफिट क्या हुआ सर? वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टोटल रेवेन्यू का लोगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट का लोगे तो आप लोगों के लिए मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रॉफिट लोगे तो आपके लिए मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैसे बनता है सर? टी आर माइनस टी सी। तो इन शॉर्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टी आर का ले लो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टी सी का ले लो, ये आपका क्या होगा? मार्जिनल प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा? आपका मार्जिनल प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या? मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमी की एक कॉन्सेप्ट है और वो ये कहता है कि प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। जब मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होता है तब आप लोगों का क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये एक बेसिक कंडीशन है जो कि आपके इकोनॉमिक्स कहती है, और ये इकोनॉमिक्स कहती है। तो कल को अगर क्वेश्चन आपको ये बोल देता है कि आपका हमारे को वो लेवल बताओ जिस लेवल पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज आए, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस लेवल पे आएगा? जहां पे मार्जिनल प्रॉफिट जीरो आएगा। तो मैं यूं कहूं कि जीरो इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, या मैं यूं कह दूं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दोस्तों ये होता है एक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रॉफिट के इक्वल होगी। तो हमको क्या करना है? इन शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। ये दोनों इक्वल होंगे, वहीं पर आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों का वहीं पर आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है? टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। टोटल रेवेन्यू निकालना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। इन दोनों को इक्वल टू में रख लो। और आपको बता दूं क्वेश्चन में आपको सिंगल वेरिएबल का ही केस दिया जाएगा, तो उससे आपका सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और सिंगल वैल्यू निकल के आ जाएगी तो बस आपका हो गया काम। आइए दोस्तों क्या कह रहे हैं अब, कंडीशन फॉर्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी वो सुनिएगा। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट ए फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो आपका इक्विलिब्रियम रहता है। एज पर कंडीशन ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच इट रिक्वायर्स, क्या है? अगर आप टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन करोगे दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे, मार्जिनल प्रॉफिट निकालोगे, दैट शुड बी जीरो। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रॉफिट वो होना चाहिए आपका जीरो से कम। नाउ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि आपके लिए मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है टोटल प्रॉफिट का, दैट मीन्स मार्जिनल प्रॉफिट वो होना चाहिए आपका जीरो के बराबर, और जो आपका मार्जिनल प्रॉफिट है उसका फर्दर आप डिफरेंशिएशन करोगे वो आना चाहिए जीरो से कम। अब जीरो से कम कब आएगा? मुझे एक चीज बताओ, मार्जिनल प्रॉफिट आपने क्या किया? आपका मार्जिनल प्रॉफिट आपने निकाला, और वो मार्जिनल प्रॉफिट कैसे आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट लेस करके। लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो टोटल प्रॉफिट का, सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो से कम आना चाहिए। अभी कब आएगा देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टीसी का निकालो, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल प्रॉफिट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट लेस कर दो, और ये होनी चाहिए किसके बराबर? ये होनी चाहिए साहब आपके जीरो के बराबर। और जीरो के बराबर होगी तो क्या होगा सर? ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये जीरो के बराबर बोलूं या मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट जीरो बोलूं, या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर बोलूं, एक ही तो बात है। मैंने ऑलरेडी समझाया, मैंने आपको यहां पर समझाया था कि मार्जिनल प्रॉफिट आप लोगों का जिस जगह पर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होगा वहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। जीरो कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को लेस करके जीरो आए। तो मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट को लेस करने से जीरो कब आएगा? जब दोनों सेम हो। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर आने चाहिए। तो आप लोगों को ये चीज भी याद रखनी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू याद क्या, वैसे बेसिक इकोनॉमिक्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर फाउंडेशन में या 11th-12th में। कंडीशन फॉर ए फर्म इक्विलिब्रियम, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। इस नेसेसरी कंडीशन के सहारे आप क्या करोगे? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, या मैं कहूं आउटपुट की वैल्यू और प्राइस की वैल्यू निकाल लोगे। और लेकिन अब सफिशिएंट कंडीशन हमको चेक करनी है, तो क्या होगा? हम अपने जो मार्जिनल प्रॉफिट हमने निकाला उस मार्जिनल प्रॉफिट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। अब देखो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? टी आर माइनस टीसी का। अब टी आर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस टीसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये आना चाहिए जीरो से ज्यादा, जीरो से कम। अब जीरो से कम कब आएगा?
सर 0 से कम तब आएगा जब आपका, एक प्रकार से आपने क्या किया, मार्जिनल रेवेन्यू का एक बार और डेरिवेटिव निकाला, यही तो किया आपने, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का एक बार डेरिवेटिव किया तो मार्जिनल रेवेन्यू आया, मार्जिनल रेवेन्यू का एक बार डेरिवेटिव किया तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया टोटल रेवेन्यू का। इसमें से आपको माइनस करना है डी डिवाइड बाय डी एक्स मार्जिनल कॉस्ट का, और ये आना चाहिए 0 से कम। 0 से कम कब आएगा सर, जब ये माइनस में आएगा, और माइनस में कब आएगा सर, जब आपका जो आप माइनस कर रहे हो वो आपके इससे ज़्यादा हो, मतलब अगर ये 10 है तो ये आपका 11 आना चाहिए, 10 माइनस 11 करोगे तब माइनस में आएगा। इसका मतलब ये हो गया सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका एमसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है एमआर के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा होना चाहिए। तो एज पर अबव कंडीशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टी आर टी सी शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। दिस क्लियरली शोज टू गेट सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टी सी, तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टी आर का कम होना चाहिए टीसी से, टीसी से कम होगा तब आपके पास सफिशिएंट कंडीशन मैच होगी। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके क्या बोलूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका टीआर का बोल दूं या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू का बोल दूं, एक ही बात है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका टीआर का इक्वल टू एमआर होता है और सेम लाइकवाइज आपका एमसी का। ये आपके लिए हो गया है बात। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका एमआर का जो है वो कम होना चाहिए एमसी से, मतलब एमआर अगर आपका 10 है तो एमसी आपका 11 होना चाहिए, तब जाकर के सफिशिएंट कंडीशन मैच होगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला आप लोगों को कई बार जब है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके यूज आता है, जब आपके पास दो दो इक्वेशंस होती हैं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर आपका है तो ऐसे केस में हमको बी की वैल्यू जाननी है तो कैसे होगा, आपका एक्स की वैल्यू जाननी है तो ये इक्वेशन अपने को यूज़ करनी होती है। जो मैथमेटिक्स है आप लोगों को जब फुल कोर्स कराते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, अभी रिविजन में नहीं समझा सकते। ऑलरेडी 56 मिनट्स हो गए। अब क्वेश्चन में कहा कि इसके बाद में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो रेफर करिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर आपको रेफर करना है कौन सा 5, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। अभी आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, एमआरएमसी के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। मोनोपोलिस्ट फर्म मीन्स, ये मोनोपोली फर्म वाला केस आता है। मोनोपोली फर्म का मतलब हो गया भैया आप लोगों का मोनोपोली फर्म जिसकी मोनोपोली है मार्केट में, फर्म विच इज ऑपरेट मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर इज ए सिंगल सेलर है, देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द कम्युनिटी इट प्रोड्यूसेस एंड देर आर नो बैरियर टू एंट्री एंड सॉरी देर आर बैरियर टू एंट्री, ऑब्वियस बात है मोनोपोली के अंदर बैरियर रहेगा। इन केस नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन 1 द कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम फॉर्म फॉलोइंग सिचुएशन, अगर वहां पर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब हो गया आपके प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हैं साहब, ऐसे केस में तो आपको क्या करना है, फॉर मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट फर्म प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट इन ऑल प्लांट, सारे के सारे प्लांट में एक ही प्रोडक्ट बनता है और सेम सेलिंग प्राइस है, तो सेम सेलिंग प्राइस है तो रेवेन्यू सबका सेम आएगा, तो कंडीशन होगी मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 के इक्वलेंट, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन टोटल रेवेन्यू का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी टीसी से कम होना चाहिए एंड सेकंड कॉस्ट से, मतलब प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट से भी प्रोडक्ट 2 की कॉस्ट से भी कम होना चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन मैच हो गई तो आप कह सकते हो कि जो x1 x2 क्वांटिटी है उस पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस डिफरेंट है तो कॉस्ट सेम रहेगा, तो ऐसे केस में आपकी एमसी सेम, एमआर और 1 और एमआर 2 आप अलग अलग ले लेंगे। सेम कंडीशन वो की हुई कि लेस देन होना चाहिए आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टीआर का आपका, और टीआर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कम होना चाहिए, दैट्स इट। कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं करा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आप लोगों के एग्जाम में। यहाँ पर अब आप लोगों को मैं सीधा लेकर के चल रहा हूँ अपने इसके क्वेश्चंस पर, जो इंस्टीट्यूट ने आज तक आपसे पूछे हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों को जो एक नेसेसरी जितनी रिक्वायरमेंट है आप लोगों को उतना मैक्सिमम मिनिमम मैं आप लोगों को समझा सकूं रिवीजन सेशन में, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें मिल जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 7 मार्क्स का जून 2023 दैट मीन्स इनॉग्रल पेपर के अंदर आपको पूछा गया। इनॉग्रल पेपर का मतलब हो गया जब आपका इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया, न्यू सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमा इन्होंने पहली बार ही ऐड किया था, तो उसका इनॉग्रल क्वेश्चन था ये जो है एग्जाम में पूछा गया। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ सी आपको ये दे रखा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, वेयर सी इज टोटल कॉस्ट, आपको सी का मतलब है टोटल कॉस्ट एंड एक्स इज आउटपुट, और एक्स है आपका आउटपुट। ए जीएसटी एट द रेट 2 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज इम्पोज्ड, जीएसटी जो है वो आउटपुट पर 2 रुपये पर यूनिट लगता है एंड प्रोड्यूसर एड्स टू इट्स कॉस्ट,
और वो आपके कॉस्ट में ऐड करता है। 2 रुपए पर यूनिट, तो एक्स यूनिट के लिए कितना होगा 2x। मुझे ऊपर की इक्वेशन में ऐड हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम उसमें ऐड कर देंगे जीएसटी को, 2x ऐड कर देंगे ताकि हमारी टोटल कॉस्ट बन सके। अभी जो टोटल कॉस्ट थी वो विदाउट जीएसटी था, अब हमने विद जीएसटी टोटल कॉस्ट फंक्शन बना दिया। इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय d इज इक्वल टू 2530 माइनस 5x वेयर d इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको d जो है वो आपको दे रखी है प्राइस, आपको d दे रखी है प्राइस, x है आपके पास यूनिट। क्वेश्चन ने कहा आपको यहां पर इवेल्युएट करिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट एंड प्राइस एट दैट लेवल। आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और आपको यहां पर क्या करना है, प्राइस बतानी है कि कौन से प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो दोस्तों यहां पर मुझे सबसे पहले देखो टोटल कॉस्ट नजर आ रही है। टोटल कॉस्ट का अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे पता है कि वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आएगा। मेरे पास यहां पर आपका प्राइस दे रखी है 2530 माइनस 5x। अगर मैं इसको प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी से तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा जो कि होगा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। दोनों अगर इक्वल टू रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों पर मेरे पास अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग इसके लिए सफिशिएंट चेक करने के लिए इसका वापस से ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप देखेंगे कि टीआर का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपका कम आना चाहिए टोटल कॉस्ट के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। अगर वो मैच करता है तो जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बार लूंगा पानी का ब्रेक ताकि हम लोग फ्रेशली स्टार्ट कर सके। आप लोगों के लिए तो ब्रेक 1 सेकंड का ही नजर आएगा, लेकिन मेरे लिए 5 मिनट का होगा। यस गाइस, चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं टीसी निकाल दूंगा विथ जीएसटी। तो टीसी मेरा कितना आएगा विद जीएसटी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 28x प्लस 10 प्लस 2x। ये 2x जो है ये जीएसटी है। आपको यहां दिख रहा है 28x है और 2x है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो वो हो जाएगा मेरे लिए टीसी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर। 28x प्लस 2x आपके लिए क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएंगे हमारे लिए 30x प्लस 10। ठीक है जी, मैं लगे हाथ इसका मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल देता हूं जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। आपको d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट करके लिख के आना है। एग्जाम में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो टी सी इज इक्वल टू इस तरीके से सॉल्व करना, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना MC। तो ये कितना आ जाएगा सर, x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा फ्रंट में, तो x की पावर 3 की जगह हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर फ्रंट में आएगा तो हो जाएगा 10, x की पावर 1 बच जाएगी तो 1 प्लस 30x है तो आपके x की पावर कुछ नहीं है तो x क्या हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 10 है तो वो हो जाता है आपका 0। तो आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट आपके पास आ गया है। टोटल रेवेन्यू चाहिए तो टोटल रेवेन्यू के लिए आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास प्राइस फंक्शन है जो कि दे रखा है इन्होंने d इज इक्वल टू 2530 माइनस 5x। अगर आप इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, प्राइस क्या है सर, प्राइस ऑलरेडी ये है 2530 माइनस 5x। अगर इसे आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा सर, इसी को आप अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2530x माइनस 5x स्क्वायर। आपको पता है ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा सर, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा सर 2530 हो जाएगा और माइनस 5x का स्क्वायर है तो 2 आपका फ्रंट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपका मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है साहब, ये हो गया आपका
तो ऐसे केस में आप लोगों के लिए मार्जिनल रेवेन्यू क्लियर है। अब आपको पता है आशुतोष सर ने कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू किसके होगा सर, मार्जिनल कॉस्ट के। लेकिन आपको यहां पे देखना है, इसमें ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो अल्टीमेटली आप यहां देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 30, दिस शुड बी इक्वल टू 2530 माइनस 10x। इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होगा देखिएगा, आप माइनस के 10x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 30 बच जाएगा, उधर जाएगा। तो मैं माइनस के 10x को उधर लेके जा रहा हूं तो प्लस हो जाएगा, तो 2530 माइनस 10x है आपका। इधर वाला माइनस का 10x RHS में जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा। लो जी, प्लस का 10x और प्लस के 30 उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30। डन क्या, डन। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का 10 और प्लस का 10 कैंसिल, 2530 में से आप 30 माइनस करोगे तो आएगा आपका 2500। तो आप इससे x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2500 का रूट निकाल दोगे तो आएगा 50। मतलब कि सॉल्यूशन जो चेक किया उसके हिसाब से क्या होता है सर, उसके हिसाब से ये है x की वैल्यू आपने निकाल दी। आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भाई साहब ये तो हो गया, आपने नेसेसरी कंडीशन यूज करी है। नेसेसरी कंडीशन कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दिया, दोनों को इक्वल टू में करके एक्स की वैल्यू निकाल दी, नेसेसरी कंडीशन हो गई। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन भी हमको चेक करनी है, हमको यहां पर सफिशिएंट कंडीशन चेक करनी है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, आपको यहां पर सफिशिएंट कंडीशन चेक करनी है। और सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना एमआर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन एमसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब मैं यूं कहूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू शुड बी लेस देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीसी होना चाहिए। ये आपका है सफिशिएंट कंडीशन। अब इसके अंदर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीआर निकालूंगा या मैं आपका एमआर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, एक ही बात है। अब आपके पास एमआर क्या है सर, एमआर है हमारे पास 2530 माइनस 10x। तो 2530 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो हो जाएगा 0। माइनस का 10x है, तो माइनस का 10x है तो वो क्या होगा सर, x है आपका सिंगल, उसकी कोई है ही नहीं कोई पावर में, तो वो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपका इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 10, शुड भी होना चाहिए लेस देन। अब टीसी की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो टीसी आपके पास ये रहा, टीसी का फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10x है, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 10। आपके पास x की वैल्यू है, यस सर है, x की वैल्यू कितनी है सर 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 100, 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 90। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीसी की बात करूं या मार्जिनल कॉस्ट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूं तो वो है 90। क्या 90 से माइनस 10 कम है, आंसर है यस। और अगर ये कम है तो भैया आप ये कह सकते हो कि हाँ जी आपके इस पर्टिकुलर इस आउटपुट पर इक्विलिब्रियम है, सफिशिएंट कंडीशन मैच है। तो अब आपको क्वेश्चन ने पूछा था इवेल्युएट करो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट तो हो गया आपका 50 यूनिट। और आपके लिए दूसरा पॉइंट पूछा कि प्राइस बताओ उस लेवल पर, तो प्राइस का हमारे पास इक्वेशन ये रही, प्राइस की इक्वेशन है 2530 माइनस 5x, और 2530 माइनस 5x करोगे तो x की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 5, तो इसका मतलब 250 माइनस कर दो 2530 में से तो आएगा 2280। और 2280 अगर आ रहा है तो क्या हमारा आंसर मैच है, आंसर है यस सर 2280 मैच है। और इस चीज की करने के आपको पूरे 7 मार्क्स मिले। दोस्तों मैंने क्या किया, आपको यहां पर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, जीएसटी अलग से दे रखा था, मैंने जीएसटी ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई। टोटल रेवेन्यू नहीं था मेरे पास, प्राइस थी, तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो वो आपके लिए मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए एज पर नेसेसरी कंडीशन, उसको नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, तो कंडीशन सफिशिएंट कहती है कि आपके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तभी होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूं या टोटल रेवेन्यू का
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूं, वो आपका कम आना चाहिए टोटल कॉस्ट के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, माइनस का कुछ आया, माइनस का 90 आया, कितना आया, माइनस का 90 आया, और आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी प्लस का 90 आया आपका मार्जिनल कॉस्ट का, और उसका आया माइनस का 10, ऐसा कुछ आया था, उसका आया आपका माइनस का 10, माइनस का 10 आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, और ये आया प्लस का 90। तो डेफिनेटली माइनस का 10 इज लेस देन ऑफ प्लस का 90, तो हमारा सफिशिएंट कंडीशन मैच हो गई, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन। इसी के साथ 7 मार्क्स आ गए हैं जी आप लोगों के। ये क्वेश्चन आया था। अब बताओ, बच्चों को लगता है कि अरे सर मैक्सिमम मिनिमम तो टफ है। अभी देखना, अभी आप लोगों के साथ दिसंबर 2023 का क्वेश्चन करूंगा। जून 23 कर लिया, अब दिसंबर 2023 का क्वेश्चन आप लोगों के साथ करूंगा। तो आप लोगों को लगेगा अरे सर हम लोग तो फालतू परेशान हो रहे थे सर, ये वाले चैप्टर तो बेहद आसान थे, ये चैप्टर तो बेहद आसान था, इसके अंदर तो हम लोगों को कोई ना तो समय लग रहा ना और कुछ, बस हमको क्या करना है, हमको केवल नेसेसरी कंडीशन याद रखनी है, डिफरेंशिएशन करने का तरीका हमने सीख ही लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका एमआर आता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका एमसी आता है, वो दोनों इक्वल होंगे तो नेसेसरी कंडीशन मैच, और सफिशिएंट कंडीशन है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीआर लेस देन होना चाहिए आपका टीसी से, हो गया मैच, दैट्स इट। अब बताओ, अब इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से दिक्कत। यस गाइस, अब हम लोग देखते हैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 15, 7 मार्क्स का पूछा जा चुका है दिसंबर 2023 एग्जाम में, ठीक है। चलिए, जॉक्सिन लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्लानिंग टू मार्केट ए न्यू मॉडल ऑफ ए डॉल। एक जॉक्सिन करके कोई कंपनी है जो क्या करना चाह रही है, एक डॉल का नया मॉडल लॉन्च करना चाह रही है। रादर देन सेटिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द डॉल बेस्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि केवल सेलिंग प्राइस जो है ना आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के एस्टिमेशन पर बेस्ड ना होकर के मैनेजमेंट पॉल्स द रिटेलर ऑफ द डॉल्स टू सी हाउ मेनी डॉल्स दे विल बाय फॉर वेरियस प्राइसेस। वो दिखाना चाह रहे हैं कि भैया एक पर्टिकुलर प्राइसेस पर कितनी डॉल वो बाय करने वाले हैं। फ्रॉम दिस सर्वे इट इज़ डिटरमाइंड दैट द यूनिट डिमांड फंक्शन इज, आपको यूनिट डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे हमको ऊपर जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, प्राइस फंक्शन दिया हुआ था। अब की बार यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने इसका डिमांड फंक्शन दिया है। तो कोई बात नहीं, डिमांड फंक्शन है लेकिन उसमें पी भी हमें नजर आ रहा है, तो हम उसको प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड द कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है ऑफ द डॉल वेयर पी इज द प्राइस एंड एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड। एक्स जो है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट कितना है, वो आपका यूनिट कितनी डिमांड रहेगी वो आपका निकल जाएगा। रिक्वायर्ड की बात करें, 1 सेकेंड के लिए वेट करेंगे। रिक्वायर्ड फंक्शन देख लेते हैं। इवेल्युएट हाउ मेनी नंबर ऑफ डॉल्स आर टू सोल्ड टू रिटेलर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो भाई साहब आपसे कुल मिलाकर के एक्स की वैल्यू जानना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी बता दो। आइडेंटिफाई द प्राइस शुड चार्ज टू रिटेलर, ताकि आप लोग प्राइस भी बता दो ताकि आपका मैक्सिमम कितना आएगा। और असेस द मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा वो भी आप हमें बता दीजिए। तो आइए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अब मैं थोड़ा सा रफली जाऊंगा आप लोगों के लिए। बस जैसे फेयर में तो क्या है, हमको डी डिवाइडेड बाय डी एंड ऑल ये सारा चीज़ लिखना होता है। मैं यहाँ पर सीधा आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगा आप लोगों का टीआर का, किस तरीके से कैलकुलेशन रहेगा प्राइस का, किस तरह कैलकुलेशन रहेगा यूनिट्स का, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1500 माइनस 75p। अब दोस्तों अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में बोले कि आपको प्राइस फंक्शन बना करके बताओ तो क्या होगा, माइनस का 75p इधर आएगा तो प्लस का 75p हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इधर का x अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस एक्स। और अगर आपको पता है मुझे केवल p ही चाहिए तो p क्या होगा सर, ये 75 वहाँ जाकर के 75 डिवाइड में चल जाएगा और यहाँ से आपका 75 हट जाएगा। तो प्राइस फंक्शन आपके पास बन गया है। आपको यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो प्राइस फंक्शन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यार 1500 डिवाइडेड बाय 75 है, तो इसको मैं ऐसा कर दूं 1500 डिवाइड बाय 75 तो ये हो गया 20 माइनस x डिवाइडेड बाय 75। क्या गलत है क्या? मैंने सिंपली क्या किया, जो चीज़ कट रही थी मतलब 75 में 1500 में 75 का डिवाइड लग रहा था, क्योंकि 75 का मतलब हो गया यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में, 1500 के डिनोमिनेटर में भी है, x के डिनोमिनेटर में भी है। तो मैंने 1500 के डिनोमिनेटर में से उसको डिवाइड लगा दिया, तो 1500 डिवाइड बाय 75 तो ये आ गया 20 और x डिवाइड बाय 75 आपका बच जाएगा। तो ये हो गया आपका प्राइस फंक्शन। आपको पता है अगर आप प्राइस को टोटल क्वांटिटी x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा सर, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 75। क्लियर है क्या?
टोटल रेवेन्यू का आप लोगों को पता है कि टोटल रेवेन्यू का आप लोगों को क्या करना होगा सर, टोटल रेवेन्यू का हम लोग यहां पर अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के साथ आप लोगों के पास यहां पर क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलते ही आप लोगों के पास आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दीजिए यहां पर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों का आ जाएगा 20x, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि x है तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब केवल x होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 20 माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर है तो वो आ जाएगा आगे 2, x की पावर 1 ही बच जाएगी, तो x की पावर 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, डिवाइडेड बाई 75। ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? अब आगे चलिए, क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और कॉस्ट फंक्शन है आपके पास 4x प्लस 1400। बहुत आसान है इसका, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो 1400 तो हो जाएगा 0, प्लस 4x है तो ओनली हो जाएगा 4। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 4। और आपको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है उस लेवल पर जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया 20 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू होगा 4k। अगर इज इक्वल टू 4k आएगा तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने से आपका सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा आप देखिए, ये प्लस का 4 अगर इधर आ जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 16 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 75। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 75 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 2x के, तो x बराबर हो जाएगा आपका 600। और चेक कीजिएगा आंसर $600। लेकिन सर ये तो नेसेसरी कंडीशन हुई, ये तो आपकी क्या हुई सर, नेसेसरी कंडीशन हुई, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन के मतलब आपने एमआर इज इक्वल टू एमसी किया और आपका काम हो गया। तो आपने क्या किया, देखो अगेन यहाँ तक का वापस से डिक्टेट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर दिया हुआ था यूनिट फंक्शन, आपने उसको प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट किया, प्राइस फंक्शन को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू का आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब आपने टोटल कॉस्ट था 4x प्लस 1400, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो आ गया 4। आपको पता है नेसेसरी कंडीशन कहती है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, हमने x की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। क्लियर है? लेकिन ये 600 जो है इसकी सफिशिएंट कंडीशन चेक करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि सर आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप देखेंगे 20 है तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस 2x है तो ये केवल बच जाएगा 2, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 75 और 75 है आपका, तो ये माइनस का 2 रह जाएगा। आपका इधर माइनस का 2 है, MC है 4, तो 4 हो जाएगा 0। तो माइनस का 2 इज ऑलवेज लेस देन 0, माइनस का 2 डिवाइड बाय 75 दिस विल ऑलवेज इक्वल टू लेस देन 0 रहेगा आप लोगों का। कुछ भी आए माइनस में 0.01 भी आता है ना, विच इज ऑल्सो लेस देन 0, वो भी 0 से कम होगा, तो सफिशिएंट कंडीशन मैच है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों का क्या है, मैक्सिमम रहेगा। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा प्राइस बताओ साहब, तो प्राइस फंक्शन कहाँ था, ये रहा। प्राइस फंक्शन में x की वैल्यू डालो 600 डाला मैंने, कहाँ डाला है 600, ये रहा प्राइस फंक्शन। इस प्राइस फंक्शन में आप 600 लिखेंगे तो क्या होगा, 600 डिवाइड बाय 75, ये आप लेस करेंगे तो 20 में से 8 लेस करोगे तो 12 रुपीज़ आंसर मैच है। क्लियर, डन। आगे चलिए, क्वेश्चन ने कहा मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ साहब, तो ये लो साहब आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आएगा सर, आपका टोटल रेवेन्यू में से आपकी कॉस्ट लेस कर दो। तो टोटल रेवेन्यू है आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 75, ये तो हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। इसमें आप लेस कर दो कॉस्ट है आपका 4x प्लस 1400, ये है आपकी कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है 600, x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू आ रही है 600, तो 20 को आप 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 12,000, माइनस 600 का स्क्वायर, सर 600 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3,60,000 डिवाइडेड बाय 75, तो आ जाएगा आपका 4,800। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा आपका 7,200, लेस करेंगे कॉस्ट, तो x की वैल्यू 600 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,400 प्लस 1,400 सर 3,800। तो 7,200 में से 3,800 आप लेस करोगे तो कितना आएगा 7,200
माइनस 3800, तो आ जाएगा 3400, आंसर मैच है, खत्म। तो एक बार x की वैल्यू निकालना वॉज चैलेंज, वो हमारे लिए चैलेंज था। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। तो मैं अगेन आप लोगों को एक बार वापस से डिक्टेट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर यूनिट फंक्शन दिया था, यूनिट फंक्शन को मैंने प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट किया। प्राइस फंक्शन को कन्वर्ट किया तो उससे मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर हमेशा फंक्शन जो रखना है वो आपका फंक्शन पी के रेफरेंस में रखना है, ठीक है। तो मैंने प्राइस फंक्शन लिया, प्राइस फंक्शन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया आपकी यूनिट से, तो मेरे पास आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट फंक्शन मेरे को दिया हुआ है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट। नेसेसरी कंडीशन कहती है कि दोनों अगर इक्वल हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। इक्वलिटी में हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्रॉस चेक करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन में मैच करी, जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एम आर शुड बी लेस देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एम सी, वो होना चाहिए, वो था, तो इसका मतलब मैक्सिमाइजेशन है। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, हमने x की वैल्यू डाली और x की वैल्यू डालने से आपका काम हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जूजू लिमिटेड ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर x सेट्स पर वीक एट ए टोटल कॉस्ट, आपको दे रखा है। इन्होंने कहा x सेट्स वो मैन्युफैक्चर करता है, x सेट्स मतलब x आपकी क्वांटिटी हो गई, आपकी टोटल कॉस्ट है। इज ए मोनोपोलिस्ट एंड डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है, ये रहा। आपके पास डिमांड फंक्शन दिया है, इस बार आपको प्राइस फंक्शन नहीं दिया, डिमांड फंक्शन दे दिया। मतलब जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में भी डिमांड फंक्शन था, यहां पर भी डिमांड फंक्शन ही है, तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। यहां पर डिमांड फंक्शन नहीं था, यहां पे भी डिमांड फंक्शन था तो हमने प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट किया। यहां पर भी आपका जो है, यहां पर डिमांड फंक्शन दे रखा है तो कोई बात नहीं, तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर डिमांड फंक्शन को अकॉर्डिंगली प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अगेन एक बार के लिए, गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, तो ये आपका इन्होंने यहाँ पर पूरा यूनिट दे दी है, यूनिट से प्राइस फंक्शन बना लेंगे, आपका प्राइस फंक्शन बनेगा और कॉस्ट है उसका वही सेम प्रोसेस है, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा कि आप लोगों का पिछला वाला क्वेश्चन था। इसमें भी इन्होंने क्या पूछा है कि आपका प्रोडक्शन बताओ, प्राइस बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ, प्रॉफिट बताओ ऑप्टिमल प्रोडक्शन पर। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, केवल और केवल आपके फिगर्स चेंज है। तो आइए दोस्तों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और वो है, यूनिट फंक्शन दिया हुआ है, वो है आपका x इज इक्वल टू 600 माइनस पी डिवाइडेड बाई 8। इसको प्राइस फंक्शन में बदलने के लिए आप डिवाइड बाई जो 8 है वो उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 600 माइनस पी। माइनस पी इधर आएगा तो ये प्लस का p हो जाएगा, और 8x उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 600 माइनस 8x, ये हो गया जी आपका प्राइस फंक्शन। प्राइस फंक्शन रेडी है। इसको टोटल रेवेन्यू बदलने के लिए क्या करूं सर, कुल मिलाकर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास 600x माइनस 8x का स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, वो निकाल दो, कितना आएगा सर, 600x का तो आ जाएगा 600 और 8x स्क्वायर का आ जाएगा 16x। मार्जिनल रेवेन्यू डन। आपके पास टोटल कॉस्ट है क्या, यस सर टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी है सर, टोटल कॉस्ट है आपके पास x स्क्वायर प्लस 78x प्लस 300, ये आपके पास टोटल कॉस्ट है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आएगा, कितना आ जाएगा सर 2x, फ्रंट में आ जाएगा 2x प्लस 78x है तो ये 78 आ जाएगा, प्लस 300 है वो 0 होता है, तो ये हो गया। दिस बोथ शुड बी इक्वल होने चाहिए नेसेसरी कंडीशन के हिसाब से। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके लिए हो जाएगा 600 माइनस 16x शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 78। डन। अब आप यहाँ पर करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये माइनस का 600 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 78 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 600 माइनस 78 और ये माइनस का 16x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 18x। सॉल्व करोगे तो 600 माइनस 78 तो आएगा 522, ये है 18x के बराबर, तो 18 से डिवाइड लगा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29। क्लियर है? तो एज पर नेसेसरी कंडीशन हमारे पास यूनिट्स आ गई है x 29, जो आपका सॉल्यूशन मैच है। लेकिन अब हमको सफिशिएंट कंडीशन मैच करनी है कि भैया आपका जो mr है उसका आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, तो mr का एक और बार डेरिवेटिव आप निकालोगे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ mr। टोटल रेवेन्यू का सेकंड डेरिवेटिव बोलूँ या mr का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलूँ, एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा सर 600 है तो ये तो हो जाएगा 0,
-16x है तो ये हो जाएगा -16, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से माइनस का 16। क्लियर है। टोटल कॉस्ट का क्या है सर 2x + 78, तो ये क्या हो जाएगा सर 2, तो माइनस का 16 इज ऑलवेज लेस देन प्लस का 2। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन मैच है, इसका मतलब कंफर्म सही है साहब। अब इसके बाद में इन्होंने जो जो पूछा वो 29 में डालो, आंसर निकालो। प्राइस फंक्शन के लिए इन्होंने बोला 29 आपका आ गया, तो 8 × 29 माइनस कर दोगे आप 600 में से, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 368। आंसर मैच है। एक बार एक्स निकालने का खेल है पूरा। फिर इन्होंने कहा साहब आप टोटल कॉस्ट भी बताओ, तो लो जी ये रही टोटल कॉस्ट, इस टोटल कॉस्ट में डालो 29 का स्क्वायर 841 हो गया, 841 प्लस 78 × 29 तो आ जाएगा 2262 और प्लस आ गया आपका 300। इन सब को ऐड कर दो आप, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3403। टोटल कॉस्ट 3403, आंसर मैच है। इन्होंने कहा प्रॉफिट भी बताओ साहब, तो प्रॉफिट के लिए क्या करना है सर, टोटल रेवेन्यू में से इसको माइनस करना है, तो टोटल रेवेन्यू ये रहा, टोटल रेवेन्यू निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 600 × 29 m प्लस, और 29 का स्क्वायर करोगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करके m माइनस कर दोगे, तो MRC आ जाएगा 10672। ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस कर दो 3403, तो आ जाएगा 7269। आंसर मैच है, खत्म। कुल मिलाकर के आपको अगर मैं समराइज करूं तो आपको 3 क्वेश्चन आए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तीनों में ही आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से इन्होंने पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्राइस फंक्शन, या तो आपको प्राइस फंक्शन दिया होगा, नहीं दिया तो प्राइस फंक्शन आप लोग कैलकुलेट करके लेकर के आओगे। आए, फिर उसके बाद में आपने प्राइस को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्वेश्चन खुद से दे रहा है, टोटल रेवेन्यू का आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो MR आ जाएगा, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास MC आ जाएगा। MR शुड बी इक्वल टू MC होना चाहिए एज पर नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन मैच हो गई तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप इस x की वैल्यू को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ MR शुड बी लेस देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ MC होना चाहिए, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू होना चाहिए। तो भैया लेस देन होना चाहिए, बात खत्म। लेस देन हो गया, बात खत्म, आ गई। x की वैल्यू डालो, अब प्राइस पूछे तो प्राइस निकाल दो। प्राइस फंक्शन आपके पास है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपने बना दिया। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा, दैट्स ऑल। लो जी, पूरे 1.5 घंटे के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ पूरा का पूरा मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मैक्सिमा मिनिमा का जो खौफ था वो अब हट गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों के कमेंट सेक्शन बताएंगे कि कैसा लगा। अगर वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया और अगर आपको लगता हो कि मेरे एफर्ट्स आपके लिए कहीं यूजफुल हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमारे रिवीजन सेशंस के अंदर केवल 2 ही चैप्टर बच गए हैं, गेम थ्योरी एंड टाइम सीरीज। गेम थ्योरी और टाइम सीरीज ये दोनों चैप्टर होते ही आप लोगों का पूरा स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का रिवीजन मेरी तरफ से डन हो जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और दिल से बोलते रहेगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।